Hello everyone, welcome back to Engineers Wala. I am Tanuja Singh Parmar, your civil engineering educator. कुछ देर पहले YouTube पे लाइव थी और मैंने कमेंट सेक्शन में एक ऐसा कमेंट देखा कि मुझे लगा कि इस पे तो एक फुल फ्लेजेड वीडियो बननी चाहिए। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, अपने फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉप में है, सेकेंड ईयर ऑफ ड्रॉप में है एंड सो ऑन, किसी ईयर ऑफ ड्रॉप में है। बट आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है, क्योंकि आपको इस बात की क्लैरिटी ही नहीं है कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करनी है या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करनी है, तो आपको इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि आपको एक प्योरली टेक्निकल एग्जाम देके एक जॉब सिक्योर करनी है या एक प्योरली नॉन टेक बेस्ड एग्जाम देके एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करनी है। फॉर एग्जाम्पल PSUs, UPSC। अगर आपको ये भी क्लैरिटी है कि आपको प्योरली टेक्निकल बेस्ड एग्जाम देना है, जैसा आपने पढ़ा होगा कॉलेज में, आपका सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉलेज में नहीं पढ़ा तो ड्रॉप ईयर में जो पूरा सिलेबस कवर किया, उस टेक्निकल नॉलेज को यूज करके आपको एक टेक्निकल बेस्ड एग्जाम देना है, तो उसमें भी आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा टेक्निकल एग्जाम। क्योंकि आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा था तो मैं आपको आंसर करने के लिए यहां आ गई हूं, और अगर मुझे आंसर करना हो तो इन द ईयर 2026 यानी कि 2026 में जो पहला टेक्निकल एग्जाम आपको टारगेट करना चाहिए वो होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर। जी हाँ, SSC JEE होना चाहिए आपका टारगेटेड एग्जाम। मेरे पास इसके मल्टीपल रीजंस हैं, बट क्योंकि थंबनेल में लिखा है 5 रीजंस, तो मैं दूंगी आपको टॉप 5 रीजंस। बिना टाइम वेस्ट किए रीजन नंबर 1, सिमिलर सिलेबस। सिमिलर सिलेबस का सिंपल मतलब है कि अगर आप SSC JEE के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप RRB JEE का भी मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लेते हैं। नियरली 70 to 80% सिलेबस सेम है। अगर आप SSC JEE के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप अपने स्टेट का AE और JEE एग्जाम के लिए भी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि इसका भी सिलेबस 70 to 80% सेम है। जी हाँ, नॉन टेक पोर्शन में वेरिएशन होगा, 10% टेक्निकल पोर्शन में वेरिएशन हो सकता है, बट अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो इसको कवर करना बड़ा इजी होगा, क्योंकि जो मेजर चंक है टेक्निकल पोर्शन का वो सब में सेम है। इन तीनों एग्जाम में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन आएगा वो अलग अलग सा नहीं आने वाला है, वही सिमिलर सिलेबस होने वाला है। अगर आपसे पूछ रहा है परमिसिबल लिमिट ऑफ सल्फेट इन ड्रिंकिंग वाटर, तो इसमें अलग आंसर, इसमें अलग आंसर और इसमें अलग आंसर नहीं आने वाला। तो यानी आपका टेक्निकल पोर्शन, जो आपका स्कोरिंग पोर्शन है, वो लगभग सिमिलर है तीनों एग्जाम में। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रेडी होते हैं। अगर आप SSC JEE के लिए प्रिपेयर करते हैं तो कई दरवाजे खुल जाते हैं। एक साल में आपको मल्टीपल एग्जाम्स देने का ऑप्शन मिलेगा। अगर नहीं पता तो बता दूं, नियरली हर ईयर आपको SSC JEE देखने मिलता है, और प्रीवियस कुछ ईयर से अगर आपने देखा है तो आपको RRB JEE भी देखने मिल रहा है। आपके स्टेट में अचानक से AE और JEE की वैकेंसी आ जाती है और आप अनप्रिपेयर्ड रह जाते हैं। अगर आप SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अचानक से आपके स्टेट में आने वाला AE और JEE भी आप डील कर लेंगे आराम से। आपसे अगर कोई गलती हो गई किसी एक एग्जाम में, क्योंकि आपके पास सिमिलर सिलेबस के और एग्जाम आगे हैं, तो आप उन गलतियों को सुधार के वो एग्जाम किल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन हो गया। सेकंड रीजन अगर मैं आपसे बात करूं तो वो होने वाला है बैलेंस्ड डिफिकल्टी लेवल। आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है, और नहीं पता तो बता दूं, ये एक बहुत इजी एग्जाम नहीं है, ये एक बहुत ज्यादा सर के ऊपर से जाने वाला एग्जाम नहीं है। अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, आप 7 to 8 to 10 मंथ्स में ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर से बता रही हूं, आपका कंडीशन, आप एक सीरियस एस्पायरेंट होने चाहिए। इसमें बहुत सारे लोगों के कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यू भी आ सकते हैं कि हम एक सीरियस एस्पायरेंट है बट हमसे तो क्वालिफाई नहीं हुआ। अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो आपको पता होगा रीजन कि क्यों क्वालिफाई नहीं हुआ, और अगर आप उस रीजन पे काम करने के लिए रेडी हैं तो आराम से क्वालिफाई होगा। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना, सिलेबस कवर नहीं हो पाया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, एक्यूरेसी में दिक्कत आ गई। तो अगर आप इन सब चीजों पे काम करने के लिए रेडी हैं तो ये एक डुएबल एग्जाम है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैक्सिमम लोग इसके लिए ऑप्ट करते हैं, और आपको भी करना चाहिए। कमिंग टू थर्ड पॉइंट, दैट इज फास्टर सिलेक्शन
प्रोसेस। सब कुछ अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कैलेंडर के हिसाब से हुआ तो 6 to 12 मंथ्स में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। CBT 1, CBT 2 एंड यू आर डन। इतनी खुशी की बात है कि आपका कोई इंटरव्यू राउंड नहीं है, क्योंकि डोंट टेक मी अदरवाइज, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनीबडी, बट कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, बहुत ज्यादा कंटेंट उनके पास रेडी होता है, बट डिलीवरी में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, एक झिझक होती है मन में। तो काफी सारे लोग जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में, वो थोड़ा सा इंटरव्यू राउंड में लैक कर जाते हैं। अब वो कोई दिक्कत ही नहीं है, फेस ही नहीं करना है। आपके पास तो अब सब्जेक्टिव पेपर भी नहीं है। कई सारे लोगों को राइटिंग स्पीड में दिक्कत थी, कंटेंट यहाँ पे तो है बट पेन से उतर नहीं रहा था, अब वो भी दिक्कत गई। अगर आपकी कंसेप्चुअल बिल्डिंग अच्छी है, पेपर 1 क्वालिफाई करिए, कंसेप्चुअल बिल्डिंग अच्छी है, पेपर 2 क्वालिफाई करिए। दोनों ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम्स हैं, तो ना सब्जेक्टिव लिखने का कोई टेंशन, ना इंटरव्यू में बोलने का टेंशन। सही बात। इंजीनियरिंग बेस्ड जॉब, ये जो पूरी की पूरी जॉब है ये आपको इंजीनियरिंग बेस्ड मिलेगी। यू वर्क फॉर डिपार्टमेंट्स लाइक CPWD, BRO, MES। आप जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका पार्ट होने वाले हैं। आप करेंगे प्लानिंग, आप करेंगे सुपरविजन, आप करेंगे एग्जीक्यूशन। आपने जितना भी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ा, जितना भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जितना भी यूनिट ऑफ पेमेंट पढ़ा, काम आएगा। आपने जितना कोडल प्रोविजन RCC में पढ़ा, जितना स्टील में पढ़ा, काम आएगा। तो ये ओवरऑल मजा आने वाला है। आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जितना भी नॉलेज लिया है वो सब आप यूटिलाइज करेंगे अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद भी। अ वेरी बिग एडवांटेज। लास्ट अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं लिखूंगी कैपिटल्स में स्टेबिलिटी। आप में से 99% लोग कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसका होल सोल पर्पस है पैसे, और होना भी चाहिए। एक इंसान का सोर्स ऑफ मोटिवेशन अगर पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। बिल्कुल आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रही है, काफी सारे अलाउंसेस मिल रहे हैं, स्टेबिलिटी मिल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट। काफी सारे लोगों को लगता है कि उनको ESC टारगेट करना है, बिल्कुल करिए। आपके पास अगर एक जॉब रेडी है जो आपको एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम दे रही है, आप मेंटली बहुत ज्यादा फ्रेश फील करेंगे, फ्री फील करेंगे। आप रेडी है किसी भी और एग्जाम को टारगेट करने के लिए, चाहे फिर वो एग्जाम कितना भी टाइम ले ले, कितना भी आपको ड्रेन आउट कर दे, बट आपके पास एक बैकअप रेडी है, आपके पास एक स्टेबिलिटी रेडी है। आपको पता है कि आपके पास एक सर्टेन सैलरी क्रेडिट हो रही है हर मंथ, तो आप पैनिक सिचुएशन में नहीं आएंगे, आप बेटर तरीके से आगे के चैलेंजेस को डील कर पाएंगे। जो भी आपका करियर ग्रोथ और प्रमोशन है वो भी बड़ा अच्छा और स्मूथ होने वाला है। मैं ये नहीं कहूंगी बहुत स्पीड में प्रमोशन होना है, स्पीड ऑफ प्रमोशन कैन बी लिटिल स्लो, बट आप ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देके या अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलता ही है। ऑल्सो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ रिस्पेक्ट इन दिस जॉब। जब आप CPWD, MES जैसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, यू हैव एन ऑरा अटैच्ड टू इट, उसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर कोई आपको ऑलरेडी दिखा रहा है कि इसके लिए प्रिपेयर करिएगा तो और भी एग्जाम्स प्रिपेयर होंगे, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस भी फास्टर है, जो भी पढ़ रहे हैं वो सब अप्लाई करने का मौका मिलेगा, बैलेंस्ड है आपका डिफिकल्टी लेवल जो एग्जाम का है, बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यू हैव अ स्टेबिलिटी। आप एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर चले जा रहे हैं, मतलब नो ले ऑफ्स, आप वहां हैं तो यू आर देयर टू स्टे। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है ना, अलाउंसेस हैं आपके पास बढ़िया, एक सर्टन वर्क लाइफ बैलेंस आप फॉलो कर पाएंगे। आपको पता है कि आपको 6 डेज अ वीक काम करना है, आपके पास पेड लीव्स हैं, 8 आवर्स आपको अपना सर्विस देना है, बट उसके बाद वंस यू आर डन विद दैट 8 आवर, नोबडी इज गोइंग टू रीच यू आउट। तो आप एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ के साथ भी। ये सारे एडवांटेजेस को आप ओवरलुक नहीं कर सकते। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो एक एस्पायरेंट चेक करता है एक एग्जाम को ऑप्ट करने से पहले, टारगेट करने से पहले, और वो सारे आज मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। डिसीजन विल बी ऑल योर्स। आप SSC JEE ऑप्ट करिए, RRB JEE ऑप्ट करिए, गेट ऑप्ट करिए, आप ये पूरा टेक्निकल पोर्शन छोड़ के नॉन टेक एग्जाम्स की तरफ जाइए, अपना स्टेट PSU क्वालिफाई करिए, UPSC के लिए टारगेट करिए। मेरा लास्ट स्टेटमेंट यही होगा कि आपका होल सोल पर्पस होना चाहिए कि आपका टारगेट अचीव हो। डू वॉट योर हार्ट सेज, फॉलो वॉट योर हार्ट सेज, बट देर इज ओनली वन कंडीशन दैट गिव योर 100%। आपने डिसाइड किया कि हाँ मुझे SSC JEE के लिए अपीयर करना है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि SSC JEE फोड़ना है।
आपको लगता है कि यू हैव टू अपीयर फॉर एनी अदर एग्जाम, आपको सब छोड़ के अपना स्टार्टअप करना है, आपको सब छोड़ के कुछ और ही चूज कर लेना है, बिल्कुल यू वांट टू बी अ व्लॉगर, यू वांट टू बी अ यूट्यूबर, गो आउट देयर एंड किल इट, दैट्स द ओनली थिंग। सो आई होप कि मेरा पर्पस पूरा हुआ होगा और आपका जो डाउट था वो मैंने सॉल्व किया होगा। और आगे आपको जो भी डाउट लगते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं लाइव रहती हूँ, आप बिल्कुल वहां पूछ सकते हैं, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आते हैं तो मिस भी हो जाती हैं चीजें, बट आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। सो आई विल जस्ट से skip uncertainty and choose stability. Till then, take care everybody and wishing you all the best.